आरक्षण की आग में जलता महाराष्ट्र। जी हां, एक ऐसा आंदोलन जिसमें महाराष्ट्र सुलग उठा। धधक धधक कर जलता महाराष्ट्र मराठाओं के आगे बेबस नजर आया, क्योंकि यह आंदोलन वजूद से जुड़ा हुआ है। कैसे एक काम चेहरे ने महाराष्ट्र सरकार की नींव हिला दी, कैसे काम चेहरा मराठा आरक्षण आंदोलन में सुर्खियों में आया। महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का अल्टीमेटम दिया गया है। क्या मराठा को मिलेगा कुणबी जाति का दर्जा? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का अल्टीमेटम दिया गया है। लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग लगी है। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 9वें दिन भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। इससे पहले भी वो 40 दिन तक भूख हड़ताल पर थे और सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने अपने इस आंदोलन को डेडलाइन देते हुए खत्म किया है। हड़ताल खत्म करने के कुछ ही घंटे बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण लागू करने के लिए सभी जरूरी काम किए जा रहे हैं। आरक्षण के जो कानूनी पहलू हैं उन पर भी काम करने के लिए बनाई गई जस्टिस शिंदे कमेटी का विस्तार होगा। किसी भी समुदाय के साथ धोखा नहीं होगा, ये आश्वासन दिया गया मनोज जरांगे पाटिल को। जो सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी एक मत हो गया कि ये सरकार जो कानून के दायरे में बैठने वाला टिकाऊ जो आरक्षण देना है उसके ऊपर एक मत हुआ, और मनोज जरांगे पाटिल जी ने आंदोलन पीछे लेना उस पर भी एक मत हुआ है, और कानून व्यवस्था राज्य में बनाए रखने की आवश्यकता है इसमें भी एक मत हुआ। इसलिए मैं सभी विपक्ष दलों के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले जो आंदोलन हुआ था वो मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन आरक्षण आंदोलन का दूसरा चरण बेहद हिंसक हो गया है। मंगलवार यानी कि 31 अक्टूबर को एक दिन में 9 लोगों ने आरक्षण के समर्थन में आत्महत्या कर ली। पिछले 2 हफ्ते में 26 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इससे पहले 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के खिलाफ हुए आंदोलन में ही इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस लिहाज से यह सबसे भयावह और हिंसक आरक्षण आंदोलन बना। इस आंदोलन के कई पहलू हैं और सबको समझे बगैर ना तो इसको पूर्णता में समझा जा सकता है और ना ही इसके राजनीतिक असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ध्यान रहे, ये आंदोलन सामाजिक और आर्थिक रूप से राज्य की सबसे मजबूत जाति कर रही है। इस लिहाज से इसकी तुलना गुजरात के पाटीदार अनामत आंदोलन से कर सकते हैं, जिसमें हार्दिक पटेल एक नेता बनकर उभरे थे। उस समय तक हार्दिक पटेल एक अनाम चेहरा थे, जैसे कि कुछ समय पहले तक मनोज जरांगे पाटिल। हार्दिक पटेल गुजरात में पटेल समुदाय की ओर से ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर आरक्षण आंदोलन के एक युवा चेहरे बने। तो महाराष्ट्र की दूसरी तरफ जहां पर दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके का आंदोलन शुरू हुआ, जैसे कि हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का आंदोलन हो या फिर राजस्थान में गुर्जरों को एमबीसी में शामिल करने का आंदोलन हो। ये सब कुछ एक किस्म के आंदोलन हैं जिसमें राज्यों की सबसे मजबूत जातियां शामिल हुई। अगर इन जातियों की आर्थिक, इनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को आप बारीकी से देखेंगे तो इनकी स्थिति पिछड़ेपन वाली नहीं है। संविधान निर्माण के समय अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जैसी स्थिति थी या मंडल आयोग का गठन करते समय जैसी स्थिति व्यापक पिछड़े समाज की थी, उससे बेहतर स्थिति मौजूदा समय में इन जातियों की है। आर्थिक स्थिति को अगर दरकिनार कर दें तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अपेक्षाकृत कम है, और इसीलिए मोटे तौर पर मराठा, पाटीदार, जाट और साथ ही गुर्जर आंदोलन राजनीतिक रहा है, इसके पॉलिटिकल मायने रहे हैं।
और इसी वजह से महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण आंदोलन को राजनीतिक नजरिए से भी देखने की जरूरत है। यह विडंबना है कि अरसे पहले कुणबी जाति के लोग ओबीसी की कैटेगरी से, उसकी श्रेणी से बाहर हुए थे। वो पिछड़ा श्रेणी से बाहर निकलकर खुश हुए थे और ऐसा अलग अलग राज्यों में कई जातियों के साथ हुआ था। समाजशास्त्री इसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बताते हैं। इसका मतलब हर पिछड़ी जाति में श्रेष्ठ होने का भाव होना है। लेकिन अब समय का चक्र ऐसा घूम रहा है कि हर जाति पिछड़ी या अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल होना चाहती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उल्टी चल रही है और इसी प्रक्रिया के तहत मराठा समुदाय कुणबी बनना चाहता है। गौरतलब है कि कुणबी महाराष्ट्र की एक पिछड़ी जाति है। मराठा आरक्षण का आंदोलन कर रहे नेता ये चाहते हैं कि सभी मराठों को कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाए, जबकि राज्य सरकार ये कह चुकी है कि सबको कुणबी का सर्टिफिकेट देना मुश्किल है। इस बारे में कहा यह गया था कि हैदराबाद के निजाम के राज में जिन लोगों के पास कुणबी का सर्टिफिकेट था उनको कुणबी मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तभी मनोज जरांगे पाटिल बिना किसी शर्त के, नो कंडीशन सप्लाई, सभी मराठों को कुणबी में शामिल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सभी मराठों को कुणबी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इस मांग की वजह से ये पूरा का पूरा विवाद मराठा बनाम ओबीसी में तब्दील हो चुका है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 19% है और ओबीसी जातियों के संघों का यह मानना है कि अगर मराठों को कुणबी बना दिया जाता है तो ओबीसी के 19% आरक्षण में से ही उनको भी हिस्सा मिलेगा। चूंकि मराठा सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है, इसीलिए वो आरक्षण का ज्यादा लाभ ले जाएंगे और इसी आधार पर ओबीसी महासंघ मराठों को कुणबी का सर्टिफिकेट दिए जाने का विरोध कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा वोट लगभग बराबर हैं और इसीलिए कोई भी पार्टी एक समूह को आकर्षित करने के लिए दूसरे समूह को नाराज नहीं कर सकती है। बात वोट बैंक की है। ध्यान रहे कि बीजेपी ने अपनी शुरुआती राजनीति में ओबीसी को ज्यादा तरजीह दी थी। उनके ज्यादातर नेता या तो ब्राह्मण थे या फिर पिछड़ी जाति के थे और अपनी इस कमजोरी की वजह से ही बीजेपी ने एनसीपी के अजित पवार को इतनी तरजीह दी। उसे इस बात की उम्मीद थी कि अजित पवार की वजह से मराठा वोट उनके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही यह नया विवाद शुरू हो गया। यह विवाद जल्दी सुलझने वाला नजर नहीं आता, क्योंकि राज्य की राजनीति पर मराठा आरक्षण आंदोलन का बड़ा असर होगा यह तय है। क्योंकि इस समय जिस तरीके के हालात बने हैं उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि किसी खास पार्टी को इसका फायदा होगा या किसी खास पार्टी को इसका नुकसान होगा। उल्टे महाराष्ट्र की राजनीति और ज्यादा बढ़ सकती है और विभाजित हो सकती है। राज्य की दो बड़ी प्रादेशिक पार्टियां, एक शिवसेना, दूसरी एनसीपी, इसमें विभाजन हो गया और एक तरीके से इन दो की 4 पार्टियां बन गई। इन 4 के अलावा बीजेपी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टियां हैं ही। कुल मिलाकर ये 6 पार्टियां ओबीसी या फिर मराठा का पक्ष लेकर राजनीति नहीं कर सकती हैं। इनको दोनों के ही बीच संतुलन बनाना होगा, बैलेंस करना होगा। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ज्यादा दुविधा है, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र के बाहर यानी बाकी राज्यों में ओबीसी वोट हासिल करने की जी तोड़ मेहनत करती हैं और तभी इस बात की संभावना है कि जाति आधारित नई पार्टियां बने, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु जैसे राज्यों में बनी है। इससे राजनीति और अस्थिरता और ज्यादा बढ़ेगी। आपको ये ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में पिछले करीब 30 साल से गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, यानी कि कोई सिंगल पार्टी नहीं है जिसने वहां पर सरकार चलाई हो।
और इसका एक पहलू यह भी है कि आरक्षण आंदोलन ने राज्य में पिछले 1 साल से स्थापित हो रहा नैरेटिव पूरी तरीके से बदल दिया है। जब से शिवसेना टूटी तब से ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे गुट के प्रति लोगों की, यानी कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको उनकी एक सहानुभूति है। फिर उसके बाद एनसीपी टूटी तो शरद पवार गुट के प्रति सहानुभूति बनी। लेकिन अब यह नैरेटिव बदल चुका है। अब आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मुख्य मुद्दा है और तभी यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। सीधे तौर पर इस आंदोलन के पीछे बीजेपी की भूमिका नहीं बताई जा रही, लेकिन सबको यह पता है कि मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन पर जालना में लाठी चली और उसके बाद ही यह आंदोलन सबकी नजर में आया और इसका दायरा बढ़ गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन में हिंसा भड़की, उससे ऐसा लगता है कि अब यह किसी पार्टी के हाथ में नहीं रह गया और इसीलिए सभी पार्टियों को साझा तौर पर जॉइंटली मिलकर इसका एक समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आपको यह भी ध्यान रहे कि पहले एक समुदाय के रूप में मराठों से अलग से आरक्षण देने का फैसला हुआ था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उसके बाद से ही मराठों को कुनबी बनाकर ओबीसी में शामिल करने की मांग हो रही है। और ऐसी स्थिति में एक रास्ता तो यह है कि ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जाए। सबको यह पता है कि आरक्षण की सीमा को लेकर इंदिरा साहनी केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाधा नहीं रह गई है। केंद्र सरकार ने जब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का कानून बनाया तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार जरूरत के हिसाब से आरक्षण की 50% की जो मैक्सिमम सीमा है, अधिकतम सीमा है, उसको पार कर सकती है। और तभी छत्तीसगढ़ और झारखंड में विधानसभा से प्रस्ताव पास कराकर राज्य सरकारों ने आरक्षण की सीमा 77% तक बढ़ाई। हालांकि राज्यपाल के यहां से उनके कानूनों को मंजूरी नहीं मिली है और इधर बिहार में जाति जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। यानी महाराष्ट्र सरकार के पास ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का रास्ता है। हालांकि इसमें भी कुनबी और अन्य पिछड़ी जातियां इस आधार पर विरोध करेंगी कि मराठे ज्यादा सक्षम हैं, तो फिर आरक्षण का ज्यादा लाभ उनको मिलेगा। और इसके लिए सरकार जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जातियों का वर्गीकरण कर सकती है और आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था, सब रिजर्वेशन आप उसको कह सकते हैं, इसकी व्यवस्था भी कर सकती है। जाहिर है कि ये तैयारी है, लेकिन एक तरफ जहां पर मनोज जरांगे पाटिल ने एक डेडलाइन दे दी है और 2 तारीख का, यानी कि लगभग 2 महीने का समय उन प्रतिनिधियों को दिया है जो पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेंगे और अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। जाहिर है कि मराठा आरक्षण का एक बड़ा चेहरा मनोज जरांगे पाटिल ये चाहेंगे कि सरकार इसको लेकर एक फैसला करे, एक सॉल्यूशन तक जा पहुंचे। लेकिन उस बीच हुई हिंसा जाहिर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी उठापटक पैदा कर चुकी है और सरकार के सामने इस वक्त ये एक बड़ी चुनौती है कि कैसे मराठा आरक्षण को लेकर एक समाधान की दिशा में वो आगे बढ़ सके, क्योंकि सवाल राजनीति का भी है, सवाल वोट बैंक का भी है और सवाल महाराष्ट्र में मराठों की मांग का भी है। और इसी के साथ इस एनालिसिस को हम खत्म करते हैं।